कल की बातचीत के बाद आज हम लोग अपने मुख्य विषय की ओर घूमते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? दिगंत। दिगंत भाग 1। दिगंत भाग 1 आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी विषय सूची जब आप इसका पहला पन्ना खोलेंगे, दूसरा पन्ना तो आपको दिखेगा। तो हमारी पाठ्य पुस्तक के 2 खंड हैं, बल्कि 3 कह लेते हैं। पहला खंड है गद्य खंड, दूसरा खंड है काव्य खंड और तीसरा है प्रतिपूर्ति। गद्य खंड में हमको गद्य की समस्त विधाएं जितनी भी दी हुई है वो पढ़ना है और पद्य खंड के अंतर्गत हमें काव्य पढ़ना है। तो हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी क्यों पढ़े, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, साहित्य क्या है। सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में जानेंगे कि यह पाठ्य पुस्तक कितने भागों में बटा हुआ है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपको परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहली बात पाठ्य पुस्तक। तो 3 खंड है हमारी पाठ्य पुस्तक के। पहला खंड है गद्य खंड, इसमें गद्य की समस्त विधाएं जितनी भी हैं वो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं, कौन कौन से लेखक हैं, उनके क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके बाद है पद्य खंड या काव्य खंड, इसमें प्रमुख कवियों की कविताएं हैं, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। उसके बाद प्रतिपूर्ति, सप्लीमेंट के तौर पर आप जैसे बहुत कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद कुछ मीठा हो जाए, जैसा कुछ आम हो जाए, कोई फल हो जाए, तो वैसे विदेशी लेखकों की कुछ रचनाएं हैं जो प्रतिपूर्ति। तीसरे खंड में आपको 3 लेखकों की रचनाएं पढ़नी है, उसके नाम भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, बता दूंगा। अभी हम लोग किसको देखेंगे? गद्य खंड। गद्य खंड के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं किस किस विधा में क्या क्या है, आप लोगों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। सबसे पहली रचना जो है वो हिंदी के प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद की है, उसकी रात। क्या है? उसकी रात। दूसरे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी रचना है कविता की परख। तीसरी रचना है आंखों देखा गदर, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवनी के ऊपर, एक घटना के ऊपर है, जिसको आंखों से अपने देख करके लिखा है, उसको अनुभव किया है साक्षात। मराठा लेखक है, महाराष्ट्र के रहने वाला विष्णु भट्ट गोडसे वही सरकार, इन्होंने लिखा है। चौथी रचना है, चौथा पाठ बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के ऊपर एक रचना है, इसको लिखा है शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक हुए हैं कुमार गंधर्व। पांचवा है चलचित्र, जो सिनेमा आप देखते हैं उसके बारे में है चलचित्र, उसके लेखक हैं सत्यजीत राय हैं। हिंदी सिनेमा की एक प्रख्यात विभूति है, प्रसिद्ध विभूति। हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि चलचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। और मेरी वियतनाम यात्रा, भोला पासवान शास्त्री, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक रचना है मेरी वियतनाम यात्रा। हम लोग विस्तृत जब अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। 7वां सिक्का बदल गया, एक कहानी है सिक्का बदल गया, है ना। 8वीं रचना है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति हरीश्वर नाथ रेणु, बहुत बड़े रचनाकार जिन्हें हम आंचलिक कथाकार के नाम से जानते हैं। इनकी एक रचना है पहला आंचल, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे हरीश्वर नाथ रेणु की जीवनी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि
हरीश्वर आर्यडू की प्रमुख रचनाएं कौन सी रही हैं और उनके जीवन के बारे में, जीवन वृत्ति के बारे में हम लोग समझेंगे। फिलहाल उनकी एक रचना है उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति, जो कि उन्होंने लिखा है, हम लोग पाठ में एक रचना है। एक दीक्षांत भाषण व्यंग्य रचना है, ये है एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई की रचना है। ये हिंदी के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं और हम लोग इनकी जीवनी को, इनके जीवन वृत्त को समझेंगे और इस रचना के माध्यम से इनकी रचना शैली से परिचित होंगे। सूर्य ओदोलेन स्मेकल एक विदेशी लेखक हैं, उनकी एक रचना है, हम लोग पढ़ेंगे। भोगे हुए दिन मेहरून निस्सा परवेज की एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। हम लोग एक नए शिल्प, नए कथा संसार में प्रवेश करेंगे, नई कहानी के इस रूप से परिचित होंगे। और अंत में एक रचना है गांव के बच्चों की शिक्षा, जिसे कृष्ण कुमार जी ने लिखा है। कृष्ण कुमार हिंदी साहित्य के तो में लेखन तो उन्होंने किया ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है शिक्षा शास्त्र में। ये NCERT के डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा शास्त्र में इन्होंने अनेक नए अवदान दिए हुए हैं। तो ये गद्य खंड के अंतर्गत हम सबको इन्हीं रचनाओं को पढ़ना है और ये आपको काफ़ी समृद्ध करेंगी, आपको काफ़ी इससे जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पद्य खंड के बारे में, काव्य खंड के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से काव्य हैं और किसी किसी रचनाओं को पढ़ना। अब दूसरा खंड, दूसरे खंड के अंतर्गत क्या है? दूसरे खंड के अंतर्गत है काव्य खंड, या जिसको हम पद्य खंड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भी कितने लेखक हैं? इसके अंतर्गत भी 12 लेखक हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी श्याम पट पर लिख करके दिखा दिया है। पहले कवि का नाम क्या है? पहले कवि हैं विद्यापति, प्रेम और सौंदर्य के महान कवि विद्यापति, और उनके पद जो है हम लोगों को पढ़ने हैं। 2 पद विद्यापति के पढ़ने हैं और बहुत ही मधुर और सरस पद हैं, पढ़ेंगे हम लोग, बहुत आनंद आएगा। दूसरे लेखक हैं कबीर। कौन है? कबीर। कबीर के पद, उनके भी 2 पद पढ़ने हैं, अद्भुत पद हैं। कबीर के काव्य के 2 रूप हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे पाठ्य पुस्तक के भीतर। तीसरे कवि कौन है? तीसरे कवि हैं मीराबाई। मीराबाई के पद हम लोगों को पढ़ने हैं। मीराबाई के काव्य के माधुर्य से हम लोग परिचित होंगे। तीसरा सहजोबाई, सहजोबाई के पद को पढ़ना है। चौथे कवि कौन है? चौथे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत मशहूर रचना है, उस रचना की एक कविता हम लोग पढ़ेंगे, भारत दुर्दशा। आवसव मिलके रोहूं भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। इस तरह की पंक्तियां उसमें हैं। खड़ी बोली की शुरुआत उसके उन नायकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। विस्तृत हम लोग उनके बारे में जब विषय प्रवेश करेंगे पाठ के अंतर्गत तब हम लोग जानेंगे। इसके बाद मैथिली शरणगुप्त की रचना है झनकार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, मशहूर रचना। मशहूर रचना कौन सी है? तोड़ती पत्थर। कौन सी रचना है? तोड़ती पत्थर। अद्भुत रचना है। इसको मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोग भी आनंदित होइएगा। मुझे तो बार बार आनंद आता है इस पाठ को पढ़ने और पढ़ाने के दौरान। बहुत दिनों के बाद नागार्जुन, हिंदी के प्रगतिशील कवि नागार्जुन की रचना, और सिर्फ यही रचनाएं नहीं पढ़नी है, पाठ के अंत में पाठ के आसपास अन्य रचनाओं से भी आप परिचित होइएगा। आप जब पाठ से गुजरेंगे तो संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो एक पूर्णता आप में आएगी और कवियों से पूर्ण रूप से आप परिचित होइएगा। ठीक है, बोलिए। त्रिलोचन की रचना है, प्रगतिशील धारा के कवि हैं त्रिलोचन गालिब। उसके बाद आधुनिक कविता में हम लोग जब प्रवेश करेंगे तो
महत्वपूर्ण हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह, कुछ वर्ष पहले इनका देहांत हो गया, नहीं तो हम लोग के बीच में थे ये। उनकी रचना है जगन्नाथ। उसके बाद नरेश सक्सेना जी मेरे प्रिय कवियों में से एक है। नरेश सक्सेना जी से बात भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। नरेश सक्सेना हम लोग के बीच में अभी हैं। उनकी रचना है पृथ्वी, अद्भुत रचना है। उसके बाद हिंदी के मूर्धन्य कवियों में से एक वर्तमान समय में हम लोगों के बीच में भी मौजूद हैं। पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक प्रोफेसर रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं, अरुण कमल जी। अरुण कमल जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको जान करके आप बहुत आनंदित होइएगा। हम लोग जब पाठ से गुजरेंगे, मातृभूमि जब काव्य पढ़ेंगे, कविता, तब हम लोग जानेंगे। ये कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त गद्य और पद्य खंड के अतिरिक्त आपकी पुस्तक में एक प्रतिपूर्ति है जिसमें 3 लेखकों की रचनाएं, विदेशी लेखकों की रचनाएं पढ़नी है। एक है पागल की डायरी, लूशुन, विदेशी लेखक, और नया कानून, शहादत हसन मंटो की कहानी है, और सफ़ेद कबूतर, न्यूयेन क्वांत थान एक लेखक है, उनकी रचना है। इन विदेशी लेखकों की रचनाओं से भी आपको ज्ञान मिलेगा कि किस तरह के तत्व, कथा तत्व विदेशी लेखकों की कहानियों में हैं। हम लोग जब कहानी पढ़ेंगे, साहित्य में जब विस्तृत रूप से प्रवेश करेंगे, तब हम लोग जानेंगे। इसके अतिरिक्त आपको साहित्य शास्त्र और एक हिंदी साहित्य के इतिहास के छोटे अंश से भी परिचित होना है। उसे मैं अगले पाठ में अगले दिन बताऊंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र और व्याकरण के किन अंशों को हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों ने ठीक से समझ लिया। आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य और पद्य खंड के अंतर्गत कितने पाठ हैं? ठीक से समझ लिया आप लोगों ने? तो हम लोग अब अगले विषय में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।